पूरी दुनिया पर अभी एक ऐसा लीडर राज कर रहा है जो कि खुद के फायदे के लिए दूसरों देशों को आपस में लड़वाता है। Russia-Ukraine war that has now entered, well, it's nearly completing its fourth year, is at a crucial juncture. छोटे देशों को देश समझता ही नहीं है, छोटे देशों के लीडर्स को बुलाकर उनके इंटरनेशनल मीडिया के सामने बेइज्जती करता है। Your country is in big trouble. Wait a minute. No. You've done a lot of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not winning. You're not winning this. You have a damn good chance of coming out okay because of us. और करंटली उसने पूरी दुनिया में एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रखी है कि ना चाहते हुए भी पूरी दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 की ओर बढ़ रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं पुतिन या फिर शी जिनपिंग की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ इस दुनिया को ऑपरेट करने वाले मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। Trending is better than anybody in the world. I've been trending my whole life. From the day I was born, I've been trending. I like the good publicity and I like the bad publicity. It all plays. आप लोगों को पता ही होगा कि अभी कुछ दिनों पहले ही ट्रंप की फोर्सेस वेनेजुएला के अंदर घुसकर वेनेजुएला के प्रेसिडेंट उनके घर से अरेस्ट करके ले आती है अमेरिका वापस। These ghost-like figures are US helicopters on a mission to capture Venezuelan President Nicolas Maduro. और फिर ट्रंप साहब कर लेते हैं पूरे वेनेजुएला को अपने अंडर। और अब ट्रंप साहब का स्टेटमेंट आता है कि उन्हें चाहिए पूरा ग्रीनलैंड। We need Greenland very badly. If we don't do it, Russia or China will take over Greenland, and we're not going to have Russia or China as a neighbor. यानी नाटो वर्सेस अमेरिका होना तय है। अब मेन बात यह है कि भाई साहब को अपनी इमेज भी तो क्लियर करनी है। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि अभी कुछ समय पहले एप्स्टीन फाइल्स लॉन्च हुई थी, जिसमें बड़े बड़े मिलियनेयर और बड़े बड़े नेता भी शामिल थे, और उनमें से एक नाम था ट्रंप साहब का। और ट्रंप साहब के कहने को अभी 3 साल अभी और बाकी हैं, और दुनिया क्या क्या झेलेगी ये तो नहीं कह सकते, लेकिन दुनिया है बहुत रिस्क। अब सवाल ये है, क्या इनके रहते दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 को टाल पाएगी, और क्या ट्रंप साहब की ओपिनियंस का इंडिया पर क्या असर पड़ रहा है और भविष्य में क्या पड़ेगा, आइए जानते हैं इस वीडियो में इस पूरे टॉपिक को। अब ट्रंप साहब के पास्ट में जाएं तो हमें पता चलता है कि ये पहले एक टीवी आइकॉनिक स्टार हुआ करते, और तब के टाइम पर ये स्टेटमेंट में कहा करते थे कि ये अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के लायक हैं और इन्हें अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाना चाहिए, ये चुनाव लड़ेंगे और ये चुनाव जीतेंगे भी। लेकिन तब इनकी बातों को कोई सीरियस नहीं लेता था, क्योंकि टीवी एक्टर्स को अमेरिका में ज्यादा चुनाव के तरीके से सीरियस नहीं लेता है। लेकिन कुछ टाइम तक ये कोशिश करते रहे, और इनके ऐसे स्टेटमेंट हुआ करते थे जो बिल्कुल अनस्क्रिप्टेड लगते थे, जो लोगों को काफी पसंद आने लगे, और धीरे धीरे अमेरिका में ट्रंप साहब की पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी। फिर आता है इलेक्शन का टाइम। 8 नवंबर 2016 को पहली बार ट्रंप साहब इलेक्शन जीते। दरअसल पूरे तरीके से जीते भी नहीं थे, कई स्टेट में ट्रंप साहब ने बहुत अच्छी बढ़त बनाई हुई थी इलेक्शन में, तो पार्टी ने उनको प्रेसिडेंट बना दिया। और ये अगले 4 साल तक अमेरिका की जनता के सामने खुद को ऐसे साबित कर देते हैं कि हल्के में लिए जाने वाले इंसान नहीं है। इन्होंने ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दिए, ऐसे ऐसे काम किए, जिसको लेकर अमेरिका की जनता और भी ज्यादा इनको पसंद करने लगी। लेकिन 2020 के इलेक्शन में इन्हें बहुत ही बुरी तरह का हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इन्होंने अपनी हार को स्वीकार नहीं किया और अपने सपोर्टर्स द्वारा अमेरिका में कई जगह प्रोटेस्ट भी करवाए। और जब 2024 में इलेक्शन वापस आए तो इन्होंने कई तरीके के एजेंडा चला रखे थे, और इनका मेन फोकस हुआ कि जब इन पर हमला हुआ ट्रंप साहब पर, तो उसके लिए जनता और भी इनकी ओर आकर्षित हुई, ये और भी चर्चा में आए। और इनके मेन एजेंडा हुआ करते थे एंटी इमिग्रेशन और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और ये पूर्ण बहुमत से अमेरिका में फिर से प्रेसिडेंट के रूप में आ जाते हैं। पिछले 1 साल से इन्होंने पूरी दुनिया की नाक में दम करके रखा है। कभी टैरिफ वॉर छेड़ देते हैं तो कभी वॉर छेड़ देते हैं, कभी किसी देश के प्रेसिडेंट को नीचा दिखा देते हैं तो कभी किसी देश के प्रेसिडेंट को उसके घर से ही उठा के ले आते हैं। तब यूएन में कोई कुछ नहीं बोलता, क्योंकि यूएन का पूरा कंट्रोल ही अमेरिका के पास है। यूएन के रूल्स तब वायलेट नहीं होते हैं जब अमेरिका किसी देश के प्रेसिडेंट को उसके घर से उठाकर ले आता है। माना कि वो डिक्टेटर हो सकते हैं,
बट ये यूएन के रूल्स के वायलेशन के खिलाफ है। अब एज्यूम करिए कि अगर नरेंद्र मोदी आदेश दे दें सेना को कि पाकिस्तान के पीएम को उठाकर अरेस्ट कर लो, वो भी इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग, तो ये कहाँ तक सही है? कि तब क्या यूएन में कोई कुछ नहीं बोलेगा? ऑब्वियसली बोलेगा, क्योंकि यूएन में तब वीटो लग जाएंगी और इंडिया पर कई सारे सैंक्शन भी लगा दिए जाएंगे। लेकिन अमेरिका के पास ऐसी पावर्स हैं जो कि उनका यूज करके कोई कुछ बोलता ही नहीं है अमेरिका के सामने। किसी आदमी ने कहा था किसी जमाने में कि अगर पूरा वर्ल्ड एक तरफ हो जाए और अमेरिका एक तरफ हो जाए तो तुम निश्चित ही अमेरिका के साथ में खड़े रहना। अब ऐसा क्यों कहा था, आप कमेंट में अपनी राय बता सकते हैं, और किसने कहा था ये भी बताइएगा। अब पिछले 1 साल से ट्रम्प साहब का मूड है कि नोबेल प्राइज लेने का, और पिछले सालों में जो वॉर्स चल रही हैं पूरे वर्ल्ड में, और उनके बीच में मीडिएटर का काम करके उनके बीच में पीस करवाने का, क्रेडिट लेने का काम ये करते रहते हैं। If you look at the 6 deals that we made peace and long-term, long-running wars, I didn't do any ceasefires. If I weren't around, you'd have right now 6 major wars going on. और इनका मन था कि हम नोबेल पीस प्राइज जीतेंगे, लेकिन नोबेल पीस प्राइज मिल गया वेनेजुएला के अपोजिशन लीडर को, जो कि वो डिजर्व भी करती थी। और ट्रम्प साहब को लग गई मिर्ची और उठवा लिया रुबेलो को उनके घर से, यानी वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उनके घर से उठा लिया गया। और फिर क्या होता है, फिर वही होता है, उनको नोबेल पीस प्राइज मिल भी जाता है। वेनेजुएला की अपोजिशन लीडर खुद आकर इनको नोबेल पीस प्राइज का मेडल सौंप देती हैं। The President of the United States the medal of the Nobel Peace Prize. फिर आता है टैरिफ वॉर। यूएस ने कई सारे देशों पर इंक्लूडिंग इंडिया सब पर टैरिफ लगा रखे हैं। आज के टाइम पर सबसे ज्यादा टैरिफ यूएस ने किसी पर लगाए हैं तो वो है इंडिया, इंक्लूडिंग चाइना पर हाईएस्ट टैरिफ 30% है, और इंडिया पर अभी तक जो टैरिफ है वो कुल है 50% का। आपको पता है ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ट्रम्प साहब ने मोदी जी और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ को व्हाइट हाउस में बुलाया था, ये दिखाने के लिए कि उन्होंने 2 बड़े न्यूक्लियर पावर नेशन को सरेंडर करवा दिया अपने सामने और पूरी वॉर रुको। लेकिन मोदी जी ठहरे एटीट्यूड वाले, उन्होंने मना कर दिया, और मोदी जी ने जहां तक लगता है सही, क्योंकि हिंदुस्तान किसी के सामने झुकने को तैयार नहीं है। और फिर आए ट्रम्प साहब को गुस्सा, उन्होंने इंडिया पे दे टैरिफ लगाकर 50% टैरिफ तक पहुंचा। लेकिन थैंक्स टू गवर्नमेंट इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज काफी सारी अच्छी भी हैं, ऐसा नहीं है सभी अच्छी, बाकी काफी सारी फॉरेन पॉलिसीज अच्छी भी हैं, जिसकी बदौलत इंडिया सरवाइव कर गया। उसने काफी सारे देशों से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रखे हैं और काफी सारे देशों से अच्छी दोस्ती है, तो इंडिया के लिए मार्केट यूएस नहीं तो कहीं ना कहीं तो ओपन रहेगा ही। और अब ट्रम्प साहब का मूड हो गया है ग्रीनलैंड को लेने का, और ग्रीनलैंड आता है डेनमार्क के अंडर में, और डेनमार्क एक नेटो कंट्री। तो अगर ट्रम्प साहब ग्रीनलैंड पर कब्जा करते हैं, क्योंकि उन्होंने आदेश दे दिया है कि हम ग्रीनलैंड को पूरी तरह से अपने अंडर लेकर ही रहेंगे, और डेनमार्क के पीएम ने भी कह दिया, You might understand, Mr. President, कि अगर कोई अमेरिकी सैनिक ग्रीनलैंड के अंदर दिख जाता है तो उसको बिना पूछे गोली मार दे, फिर आकर बात कर। और अगर अमेरिका इन फ्यूचर ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की कोशिश करता है, कोई मिलिट्री एक्शन लेता है, ऑब्वियसली पूरी नाटो के वर्सेस में अमेरिका खड़ा होगा। तब क्या होगा? तब क्या वर्ल्ड वॉर रुक पाएगी? बिल्कुल नहीं। ऑब्वियसली तब तो वर्ल्ड वॉर होगी, क्योंकि नाटो में 32 कंट्री से भी ज्यादा हैं, जिसमें कि अमेरिका का हाथ सबसे बड़ा है। अगर ऐसा होता है तो सारी नाटो कंट्रीज मिलकर अमेरिका के विरोध में खड़ी हो जाएंगे और डेफिनेटली वर्ल्ड वॉर हो जाएगा। तो अब देखने को बनता है कि आगे क्या होगा। आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है कि ट्रम्प साहब का मूड कैसा होगा आगे? तो ये पूरा वर्ल्ड ट्रम्प साहब के मूड पर ही नाच रहा है। आप अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं, जो भी आपको सही लगे। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।